सो हे एवरीवन, कैसे हो आप? क्या कह रहे हो? पिछला वाला आर्क बहुत शानदार था। मुझे लगे आपको इससे भी ज्यादा मजा आएगा। इस एपिसोड में सबसे पहले हम जियान का प्रकोप देखेंगे। फिर बात हो रही होगी म्यूइंग के रिवाइवल की। एपिसोड को बिल्कुल लास्ट तक देखना। वहीं पे अगर आप पूरी बीटीटीआई की नोवेल एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को चेक करो। चलो हम करते हैं कंटिन्यू। एक्चुअली पिछले एपिसोड के लास्ट में जियान की तीनों होली फ्लेम्स मर्ज हो गई होती हैं। इन तीनों फ्लेम्स के तीनों क्रिस्टल मिलके एक एम्बर प्रिज्म को बनाते हैं। उसका कलर बेसिकली एम्बर होता है। फिर उसी द इविल क्लैन की बेस की तरफ बढ़ गया था। सीन चेंज होता है। ये टियालिंग माउंटेन्स की गहराइयों में एक इविल आवाज बोलती, अगले कुछ दिनों तक सतर्क रहो, हम जल्दी इस जगह को छोड़ देंगे। इस समय के दौरान कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती है। अचानक से इस अनाउंसमेंट को सुन के कुछ इविल रेस के एक्सपर्ट थोड़े कंफ्यूज हो गए थे। वो पूछते हैं, लॉर्ड मिंगयू वे, हम अचानक से वापस क्यों जा रहे हैं? ये टियालिंग माउंटेन्स तो हमारे लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ से जाने पे हमारी ताकत फिर से कम हो जाएगी। आसमान में खड़ा वो ब्लैक रोड में ये सुन के बोलते ही, सर तुम्हारे सोचने की बात नहीं है, अपने काम पे ध्यान दो। इसी मोमेंट में इसकी आंखें श्रिंक होती हैं। उसे डार्कनेस के बीच में एक दुबला पतला इंसान दिखाई दिया था जिसकी पूरी बॉडी को एम्बर फ्लेम ने ढक रखा होता है। वो बोलता है, ये क्या है? इंसान। हर बार जब वो फ्लेम धड़कती थी इस गार्ड कैप्टन को ऐसा लगता था जैसे उसकी रूह कांप रही हो। अब भाई ये था बस एक 1 स्टार दोशियान। ये किसी भी नॉर्मल 5 स्टार दोशियान के सामने भी ट्रेम्बल होगा। तो फिर जियान की तो बात ही छोड़ो। मिंगयू डर से भरी आवाज में बोलते हैं, डैम इट, कुछ बुरा होने वाला है। इसी मोमेंट में उसकी पूरी इविल पावर फ्रीज हो जाती है। वो धाड़ के बोलते अटैक। तुरंत ही चारों तरफ के पेट्रोलिंग गार्ड्स, जिन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मौत इनके सामने खड़ी है, ये वुशिंग आवाजों के साथ जियान की तरफ शूट होते हैं। वहीं पे इस मौके का फायदा उठा के मिंगयू भागने की कोशिश करता है। जियान अपनी उंगली को फ्लिक करता है। गूंजती है फश बैंग 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 की आवाजें। उस एम्बर फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही ये गार्ड्स जल के राख हो जाते हैं। वहीं पे मिंगयू को वहीं पे इमोबलाइज हो जाता है। मतलब उसकी एनर्जी नहीं बल्कि उसकी बॉडी भी फ्रीज हो जाती है। अपने एम्बर फ्लेम से ढके हुए हाथ को उठा के जियान बोलता है, चलो मेरा समय बर्बाद मत करो। जैसे उसकी उंगली इस 1 स्टार दोशान की फोरहेड पे टच करती है, ये पफी साउंड सा सीधा धूल में बदल जाता है। जब हम टियालिंग माउंटेन रेंज को दूर से देखते हैं, हमें एक पहाड़ के ऊपर ऊंची सी बिल्डिंग दिखाई दी थी। ये सारे पहाड़ों के बीच में होता है। यही था जहाँ पे वो इविल मून किंग रहता था। बाकी सारी जगहों पे होते हैं गार्ड्स तैनात। अब इस बिल्डिंग के अंदर कई फिगर अपीयर होते हैं। ये पूछते हैं, वांग क्या हुआ? बेसिकली वांग का मतलब होता है किंग। इस बोलने वाले ने काफी लग्जूरियस क्लोथ पहन रखे थे। ये इविल मून आर्मी का मेन कमांडर होता है। एक 2 स्टार दोशान प्रोफेशन लेवल का पावर हाउस, और इसके किंग की स्ट्रेंथ थी करीब 3 स्टार दोशान की। वो इविल मून किंग से रिला के बोलता है, पता नहीं, मैं आज बहुत अनईजी फील कर रहा हूँ। उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई देती है, जैसे मौत इसके दरवाजे पे दस्तक देने वाली हो। इसी मोमेंट में उसकी बॉडी में से बूम की साउंड के साथ पावरफुल रिपल फैली थी। चेहरा एकदम डार्क हो जाता है। चारों तरफ के स्पेस में अपीयर होने लगती डिस्टॉर्शंस। इसके ऐसे रिएक्शन को देख के बाकी लोग बोलते हैं, वांग, इनकी नजरें विशाप हो गई थी। फाइनली इन्हें पीछे से जब कुछ गर्म से महसूस होता है, ये देखते हैं आसमान की तरफ, और वो मंजर सच में खौफनाक था। एक फायर गॉड जैसा फिगर जिसके सामने एम्बर फ्लेम्स खुद आसमान में रास्ता बना रही थी, वो धीरे धीरे इनकी तरफ आगे बढ़ रहा था। लेकिन हर बार जब वो स्टेप लेता था, कई किलोमीटर्स का स्पेस फोल्ड हो जाया करता था। इविल किंग, जिसने खुद काफी लग्जूरियस कपड़े पहन रखे होते हैं, वो अपनी आंखें नैरो करके खुद को आसमान में ले जाता है। वो मन ही मन में कहता है, ये व्यक्ति ये बहुत पावरफुल है। खासकर इसके ऑरे की फोकस को देख के ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए आया हो। और ये जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस। जब वो फाइनली जियान की हाइट पे पहुंच चुका था, वो कोल्ड आवाज में कहता है, तुम कौन हो और बिना परमिशन के हमारे एरिया में क्यों आए? वो वली टफ बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके दोनों क्लेंच हाथ उसकी नर्वसनेस को साफ जाया करते हैं। जियान भौं से कोड के बोलते हैं, टियालिंग क्लैन, क्या तुमने उसे खत्म किया? ये शब्द बिल्कुल हल्के होते हैं, लेकिन इविल मून किंग की बॉडी में एक अलग ही लेवल का खौफ भर देते हैं। उसकी आंखें श्रिंक हुई थी। वो कहते, तो तुम हो कौन? इन सब ने टियालिंग क्लैन को इस तरीके से खत्म किया था कि बाहरी दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलता। लेकिन फिर नौजवान कैसे जानता है? इसी वक्त जियान को अपने सीने में से कुछ जानी पहचानी फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। वो स्माइल के साथ बोलता है, यिंग। एक्चुअली में जियान जैसे इस माउंटेन रेंज में आया था, धीरे धीरे करके म्यूइंग उससे कुछ मैसेज ट्रांसमिट करने लगती है। ये बस फीलिंग्स के फॉर्म में होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन जियान को सिचुएशन समझ में आ गई थी। उसके हार्ट में से अज़ूर फ्लेम इरप्ट होती है। तुरंत ही जियान की बॉडी को ढक के म्यूइंग का इल्यूजरी शैडो अपीयर होता है। जब वो इविल मून किंग इस फिगर को देखता है, उसके गले का थोक सूख जाता है। चेहरे पे डर, फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा सब दिखाई देता है। वो कहता है, कैसे पॉसिबल है? इथेरियल आइस फ्लेम, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर देता। जियान, जिसने खुद को म्यूइंग के हवाले कर दिया था, और वो अज़ूर फ्लेम उसे कंट्रोल कर रही होती है, इसलिए वो म्यूइंग हाथ उठा के बोलती, खत्म हो जाओ। वेंगुम की साउंड सा स्पेस ट्रेम्बल होता है। फिर एम्बर रॉक सोल फायर इस एरिया को हेल बना देती है। ये वुश की साउंड साथ इविल किंग की तरफ बढ़ी थी। इविल मून किंग बोलता है, होली फ्लेम, डैम इट। तुरंत ही उसकी बॉडी हुई इविल धुआं ढक लेती
लेता है। वो अच्छे से महसूस कर पाता है कि जो एम्बर फ्लेम है वो इथेरियल आइस फ्लेम से कई कई गुना टेरिफाइंग है। एक बार फिर से मियू की चीख गूंजती जो बोलती डेथ। हाथ में कंडेंस होती एक तलवार एक झटके में स्विच की साउंड से स्लैश हो जाती है। इस मोमेंट में ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल ही जाग चुका हो। ये स्वागत कर रहा था अपने असली किंग का। नदियां स्प्लैशिंग आवाजों से उछाल मारती हैं और एंशिएंट ट्रीज तेजी से लहराते हैं। उस एम्बर सोर्ड स्लैश को पास आते हुए देख के इवल मून किंग हॉरिफाइंग आवाज में बोलता है नहीं, बस उसकी आवाज यहीं पे कट गई थी। ये स्लैश उसकी बॉडी की जिस हिस्से से निकली होती है वहां से चर्पिंग आवाजों के साथ वो जलना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते वो धूल में बदल गया था। अब कोई स्लैश बस यहीं पे नहीं रुकती, ये पीछे जाके सबसे पहले उसके किले को तबाह करती है। साथ में जैसे ही म्यूजिंग अपने हाथों को फैलाती है ये पूरी माउंटेन रेंज एम्बर लावा वर्ल्ड बन जाता है। आर की चीखने की आवाजें गूंजती है। लेकिन जब इनका किंग एक बार में ही खत्म हो गया तो फिर इनकी स्ट्रगल करने से क्या ही फायदा होने वाला था। अंत में जाके इविल रेस का 36 क्लैन कुछ इस तरीके से डिस्ट्रॉय और अनहाइलेट हो गया था। म्यूजिंग अपने हाथ तो नीचे लगी बोलती है काम भी खत्म। ये भले ही रात का समय हो लेकिन फ्लेम की उजाले की वजह से दिन जैसा लग रहा होता है। लेकिन अब यहाँ पे कोई आवाज सुनाई नहीं देती, चारों तरफ शांति फैल चुकी थी। वेल इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पे जितनी मैजिकल बीस्ट और ट्रीज थे इन्हें बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ था। वो फ्लेम बस इनकी इविल एनर्जी को प्योरीफाई करके इन्हें फिर से नॉर्मल कर देती है। ये सब रिस्पेक्ट के साथ ऊपर देखने लगते हैं। हवा में अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाला जियान बोलता है एसेसिया ब्रोकन एंटीराइटिस क्या सच में असर करेगा। ये सवाल इसलिए था क्योंकि इस फ्लेम को लीसोल पहले से सॉलो कर चुका था और क्योंकि वो डिवायरिंग प्रोसेस बहुत ही घटिया थी। इस एसेसिया फ्लेम का काफी ओरियन खराब हो चुका था। देखना होगा कि क्या इफेक्टिव होती है या फिर नहीं। शाओ शेंग भी अपने सर को हिला के बोलते मुझे भी नहीं पता, लेकिन एक बात क्लियर है कि इस लड़की को दोबारा से जिंदा करने के लिए सबसे जरूरी होगी लव सिकनेस की पावर। बच्चे हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ सकते हैं। जैसे जियान अपनी हथेली को खोलता है अब फिर होता है पिंक होली फ्लेम का क्रिस्टल। अभी जियान के पास बस एसेसिया फ्लेम ही नहीं बल्कि चीटू डिवाइन सोल कप भी था। और क्योंकि उसने म्यूइंग की ज्यादातर ओरिजिन को यूज नहीं किया है उसके हिसाब से यिंग को रिवाइव करने में बहुत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जियान की डायरेक्शन टियानियन लेक की तरफ होती है। वो जहाँ जहाँ से गुजर रहा था मैजिकल बीस्ट के रोर सुनाई देते हैं जिनमें एक अलग ही खुशी भरी होती है। टियालिंग माउंटेन रेंज के बिल्कुल बीच में एक झील होती है। इसे फॉरबिडन एरिया माना जाता है और इसका नाम था टियान हो। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे इस झील का कोई अंत ही न हो, लेकिन इसके मिडिल रीजन में खास तरीके की पावर सील करी गई होती है। यहाँ ध्यान से देखने में दिखाई देती हैं दो बड़े बड़े फ्लेम के बीम्स और अगर ऊपर से देखा जाए तो इन दोनों फ्लेम्स के खंभों के ऊपर दो फ्लेम के क्लस्टर्स तैर रहे थे जिसमें एक गहरी लाल रंग की रोशनी होती दूसरे में गहरी नीली। बस इसी कारण से पूरी लेक दो हिस्सों में बटी होती है। आधी लेक अजर ब्लू थी दूसरी फायरी रेड। अब एक पतला सा फिगर टियानो लेक के ऊपर खड़ा होता है और इसकी नजरें दोनों फ्लेम बीम्स के ऊपर होती हैं। आंखों में दिखाई देते हैं काफी कॉम्प्लेक्स इमोशंस। वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है तो डार्क इविल मून किंग इसलिए यहाँ से नहीं गया था क्योंकि वो इन दोनों लाइट बीम्स को सॉल्व करना चाहता था या यिंग का जन्म हुआ था। अगर उसने इन दोनों पिलर्स को रिफाइन कर लिया होता तो मेरे सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती थी। इन फ्लेम के खंभों पे कई चोट के निशान भी होते हैं जो जियान के दिल में एकदम गुस्सा भर देते हैं। जब म्यूइंग को उसकी फ्यूरी फील होती है वो एक जेंटल सी फ्लेम को रिलीज करके उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। फिर भले इस डार्क इविल क्लैन को खत्म कर दिया गया हो लेकिन इस लेक के वाटर में तब भी इविल एनर्जी छिपी हुई थी। इसलिए जियान अपने हाथ को खोल के बोलता है प्योरीफाई। बूम के साउंड से टेरिफाइंग फ्लेम रिपल फैलती है जिससे इविल एनर्जी तुरंत ही खत्म हो जाती है। जियान एक बार फिर से बाहर निकालता है होली फ्लेम क्रिस्टल को। ऑफ कोर्स ऐसी हार्ट ब्रोकन फ्लेम थी। जियान ऊपर की तरफ देख के बोलता है यिंग मुझे माफ करना तुम्हें मैंने इतना इंतजार करवाया। ये कहते उसकी हथेली पफ की साउंड से उसके सीने में गड़ जाती है। बनता एक बड़ा सा होल। एट द सेम टाइम उसका ऑरा डगमगाने लगा था लेकिन आंखों में डिटर्मिनेशन अब भी वैसे ही जलती है। जब उसका हाथ बाहर आया था उसके ऊपर धीरे धीरे दिल धड़क रहा होता है। ये था म्यूइंग का दिल जिसमें उसका पूरा वजूद चिपका होता है। जियान दांती मीस के बोलते मैं तुम्हारे लिए कैसे भी कीमत चुकाने के तैयार हूँ। वो जानता था कि उसका ये दर्द म्यूइंग के सैक्रिफाइस के सामने कुछ नहीं था। उसके चेस्ट एरिया में जो यिंग की बाकी की ओरिजिन पावर भी रह गई होती है। जियान उसे धीरे धीरे करके बाहर खींचता है। ये पेन इतना इंटेंस होता है कि उसके माथे से पसीने की धार नहीं रुकती। नसें एकदम सांपों की तरह फूल जाती हैं। लेकिन एक हाथ से जियान की हैंड्स चेंज होना बंद नहीं होती। उस हार्ट में से निकलती छोटी छोटी बूंदें जो धीरे धीरे करके म्यूइंग को कंस्ट्रक्ट करने लगती हैं। जब जियान ने अपने अंदर से आधी ओरिजिन फायर खींच ली थी उसके एक हाथ का दिल तेजी से धड़कता है। ये कुछ ऐसा था जैसे यिंग को एहसास हो रहा हो कि जियान जो करने वाला है उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जियान हेजिटेट नहीं करता। वो बोलता है होली फ्लेम क्रिस्टल। तुरंत ही उसके हाथ में जो हार्ट होता है वो सामने के इल्यूजरी फिगर के माथे में चला जाता है। ऐसा होते हुए सामने की फिगर धीरे धीरे इल्यूजरी से एकदम ठोस होने लगती है। जियान की आंखें नम थी। रिवाइवल प्रोसेस का पहला स्टेप पूरा हो चुका था। अगली बारी एसेसिया फ्लेम की थी। वो कहता है सफल होना ही होगा। अभी शाओ शेंग उसे चेतावनी देते हैं कि एसेसिया फ्लेम को उसके शरीर में भेजो
लेकिन तुम्हें ध्यान देना होगा कि इथेरियलाइज फ्लेम एसेंशियल फ्लेम से टकराए ना, क्योंकि ऐसा होने पे इस लड़की का एग्जिस्टेंस मिट जाएगा। इसे तभी लाइफ दोबारा मिलेगी जब तुम इन दोनों होली फ्लेम्स को पूरी तरीके से खोद दोगे और ये उसमें समा जाएंगी। जियान बिना हिचकिचाए नोट करता है। एक्टिवेट होती है उसकी कल्टीवेशन टेक्निक फ्लेम मंत्रा, जो एसेंशियल फ्लेम की पावर को गाइड करके म्यूइंग के अंदर भेजने लगी थी। बेसिकली इस तरीके से उसका फ्लेम मंत्रा भी म्यूइंग के माइंड में जा रहा होता है। आफ्टर ऑल बिना फ्लेम मंत्रा के दोनों होली फ्लेम्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जियान के लिए होली फ्लेम्स और फ्लेम मंत्रा म्यूइंग के सामने कुछ नहीं होता है। सैक्रिफाइस वर्थ इट था। टियानियन लेक के ऊपर गूंज रही होती क्रैशिंग आवाजें। म्यूइंग को चारों तरफ से अजर फ्लेम्स ने घिर रखा होता है। वहीं पे जियान की पिंक फ्लेम भी उसे मिल रही थी। ऐसा लगता है इस फायरी रेड और अजर ऑरे की वजह से ये टियानियन लेक एकदम जोश में आ चुकी हो। लहरें बेकाबू होने लगती हैं, जैसे किसी स्वागत करने के लिए तैयार हो रही हो। वो ब्लू कलर का फ्लेम बीम जो कि अब तक शांत होता है, हम उसमें से एक पतली सी एनर्जी के थ्रेड को म्यूइंग के अंदर समाते हुए देखते हैं। ये पावर इतनी सॉफ्ट और जेंटल थी, जैसे कोई मदर अपनी बच्ची की केयर कर रही हो। लेकिन शाओ शेशंग इसी मोमेंट में कहते हैं नहीं, काफी नहीं है। वो देखते हैं कि म्यूइंग के चारों तरफ की जो लव सिकनेस एनर्जी है वो उन अजर फ्लेम का सामना नहीं कर पा रही। ये बेसिकली रुक सी गई थी, क्योंकि म्यूइंग भी एक तरीके की होली फ्लेम ही थी, बस उसने ट्रिबुलेशन का सामना करके खुद को इंसान में बदल लिया था। इसलिए उसके अंदर की कोर फ्लेम बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। जब तक इसमें लव सिकनेस यानी कि एसेंशियल पावर को मिला के इसे बैलेंस में नहीं पहुंचाया जाता, ये रिजरेक्शन तब तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जियान के सफेद पड़ रहे चेहरे को देखे शाओ शेशंग बोलते हैं लव सिकनेस, बच्चे तुम्हें इस पावर को अपने अंदर से जगाना होगा, लेकिन ये कैसे होगा ये मैं नहीं समझा सकता। आखिरकार प्यार कितना गहरा है, बहुत निजी यानी कि पर्सनल चीज होती है। शाओ शेशंग क्या ही समझ पाते। जियान नोट करता है, उसकी आंखों में हल्की सी रोशनी फ्लैश होती है। उसके कदम धीरे धीरे से म्यूइंग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। जियान बोलता है यिंग, हम पहली बार पॉइंट ग्रैबिंग कंपटीशन में मिले थे, लेकिन तब तुम मेरे सामने बस एक चंचल सी लड़की थी। जियान धीरे धीरे करके उन सारे लम्हों को बताने लगता है, जैसे बर्निंग इंसेंस पवेलियन को ज्वाइन करना और होली फ्लेम यानी कि उसके भाई येंजी को ढूंढना। जियान का हर एक शब्द और भी गहरा होता जाता है। इन फीलिंग्स के साथ वो पिंक फ्लेम जो कि हार मान रही होती है वो एकदम ग्लो करती है, फिर एक दूसरे से मर्ज होने लगते हैं। इसी मोमेंट में म्यूइंग जिसके गाल अभी तक एकदम नीले थे उनमें हल्का सा रंग लौट आता है। एट द सेम टाइम उसकी हार्ट बीट्स, बॉडी टेम्परेचर ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। जियान ने उसे दिया था फ्लेम मंत्र, जिससे दोनों फ्लेम्स कंबाइन हो रही थी। म्यूइंग की पावर इतनी भयानक तरीके से बढ़ती है कि जियान को भी सरप्राइज कर देता है। जब वो पूरी तरीके से जागेगी वो तब तक शायद 2 साल में ब्रेक थ्रू कर चुकी होगी। शाओ शेशंग अभी जियान की बॉडी से बाहर आके दूसरे नजारे को देख रहे होते हैं, जिसमें धीरे धीरे करके पिंक फ्लेम म्यूइंग की बॉडी में अब्सॉर्ब हो रही थी। वो कहते हैं उम्मीद है काम कर जाए। अभी पावर बस एसेंशियल फ्लेम नहीं बल्कि रियल लव सिकनेस होती है। लोग कहते हैं कि लव सिकनेस बहुत बड़ी ताकत है और इसे आज वो खुद देख रहे थे। हम करते हैं फास्ट फॉरवर्ड, अब तक कई आवर्स बीत चुके होते हैं और यिंग का ऑरा थोड़ा सा नॉर्मल होने लगा था, जैसे वो किसी बिल्कुल इंसान की तरह हो चुकी हो। ये इंटेंस एक्सप्रेशन के साथ पुकारता है यिंग। म्यूइंग की आंखें अभी बंद होती हैं, लेकिन ये धड़कनों को साफ महसूस कर सकता था। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद जियान इस रिजरेक्शन को फेलियर मानता। वो कहता है ये क्या हो रहा है, क्या रिजरेक्शन में ऐसा होता है? नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है। धीरे धीरे जियान की आंखें भी रेड होने लगती हैं और अपना सर पकड़ के वहीं पे बैठ जाता है। आखिरकार भले उसके सामने की फिगर जीवित लग रही हो, लेकिन वो जिंदा लाश की तरह थी। ये जियान के लिए बहुत बड़ा सदमा था। शाओ शेशंग ये देख के चुपचाप थे। वो कहते नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए। जियान कुछ समय के बाद ट्रेम्बलिंग वॉइस में बोलता है मैं उसे रिवाइव नहीं कर पाया। दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करने के बाद भी जब जियान म्यूइंग की ऐसी हालत को देखता है, जियान को पहली बार ऐसा लगता है कि वो सच में बहुत हार चुका है। लेकिन इसी मोमेंट में म्यूइंग की उंगलियां और पलकें दोनों हल्के से फड़फड़ाते हैं। कुछ सेकंड्स के बाद वो आंखें खोलती है। सबसे पहले वो कंफ्यूजन के साथ सामने पड़े उस कमजोर और टूटे फूटे व्यक्ति को देखती है। वो खुद से बोलती है मैं कहाँ पे हूँ। जब आवाज दुख में खोए हुए जियान के कान में गई थी, ये कुछ ऐसी फीलिंग थी जैसे हजारों सालों से सूखी पड़ी जमीन पे पहली बार तेज बारिश आई हो। म्यूइंग की प्लॉक की सॉन्ग सर नीचे झुकती है। वो अपने कोमल हाथों से जियान को थाम लेती है। जियान अभी खुद को कांपने से रोक नहीं पाता। वो कहता है मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। म्यूइंग कहती है तुमने अच्छा किया। वो उसे थैंक यू बोलती है। इस जिंदा पतली सी फिगर को देख के जियान की आंखों में आंसू भर चुके होते हैं और वो चिल्ला के बोलते हैं यिंग। उसके दोनों हाथ म्यूइंग को ऐसे जकड़ लेते हैं जैसे वो उसे कभी छोड़ना न चाहता हो। उसके टच को महसूस करके म्यूइंग के गाल लाल हो जाते हैं। एक अजर और पिंक फ्लेम बैरियर दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। ये वो समय था जब दोनों एक दूसरे के हार्ट में छिपे हुए दर्द और चाहत को महसूस कर रहे थे। बाहर खड़े शाओ शेशंग उस कर्टन से अपनी नजरें फेर लेते हैं। ये टियानियन लेक जो कि अब तक बड़ी बड़ी लहरें बना रही होती है, अब वो बिल्कुल शांत और जेंटल हो जाती हैं, जैसे दोनों को डिस्टर्ब न करना चाहती हूँ। आज फाइनली वो दिन था जब म्यूइंग पूरी तरह से रिजरेक्ट हो गई थी और जियान के दिल की सबसे बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। अब अगला कदम होता है वानु सेक को दूधी कॉन्टिनेंट में ले जाना, फिर
ओनर को ढूंढने के बाद उस 100 ईयर अपॉइंटमेंट को पूरा करना। जियान जानता था कि उसका घोस्ट वर्ल्ड का सफर पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। असली कहानी अब शुरू होगी, जहाँ उसके क्लैन से लेके इविल रेस तक साथ में इंसानों की दुनिया के सेंटर रीजन के राज खुल रहे होंगे। इससे पहले हम स्टोरी में आगे बढ़े, मैं शाउट आउट देना चाहूंगा सुनील शर्मा को, जो हमारे नए नए जेन्युइन सपोर्टर बने हैं। ये चीज बस एक्स्ट्रा एपिसोड तक सीमित नहीं है, क्योंकि 3 एपिसोड्स को तो इमोर्टल गॉड्स पे भी एंजॉय किया जा सकता है। इस तरीके से हमारे हो जाते हैं 3 जेन्युइन सपोर्टर्स, जो है शानू पंडित, आई एम बॉस और सुनील शर्मा। आप तीनों के साथ साथ सारे मेंबर्स और सारे व्यूअर्स को हमारे भाई की तरफ से दिल से शुक्रिया। बस आप सभी वो बचाओ जिनकी वजह से भले हमें बहुत ज्यादा व्यूज न मिल रहे हो, लेकिन हम तब भी स्टोरी को कंसिस्टेंटली आगे बढ़ा रहे हैं। फिर चाहे त्योहार हो या फिर और कुछ, नहीं आपके पास एपिसोड्स का ना रुका है, नहीं रुकेगा। ऑफ कोर्स जब तक कोई एक्सट्रीम सिचुएशन नहीं होती है। चलो फिर से स्टोरी के ट्रैक पे लौटते हैं। ये सीन अगले दिन का होता है, जो इस लिंगन माउंटेन रेंज के ऊपर सूरज ने अपनी किरणें फैला दी थी। म्यूइंग एक हल्की आवाज में बोलती है, अलसी अब चलो यहाँ से। अभी उसके गाल हल्के से लाल होते हैं। भाई देखो, समझदारों को इशारा काफी है, तुम्हारा भाई इस पे कमेंट नहीं करेगा। जैन भी अपनी बॉडी को स्ट्रेच करके बोलते इतनी जल्दी क्या है, जो भी कल हुआ था वो सच में लाजवाब था। म्यूइंग जियान की तरफ मुंह बना के बोलती, मैं इन दोनों फ्लेम्स को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। वो इशारा करती इन दोनों लाइट बीम्स की तरफ, जिनके ऊपर 2 फ्लेम के क्लस्टर फ्लोट कर रहे होते हैं। जियान कहता है, ले जाओ, इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं इसे सील कर दूंगा। ये एक ऐसा खजाना है जिसे अगर सुरक्षित न रखा गया तो सच में बहुत अफसोस की बात होगी। म्यूइंग सिर को हिलाती है, फिर दोनों लाइट बीम्स की तरफ जाके उन फ्लेम्स को कलेक्ट करने लगती है। ये कुछ घंटों के बाद की बात होती है, जब जियान ने इस पूरे रियम को सील कर दिया था। हमें भूलना नहीं चाहिए कि जियान एक 2 फॉर्मेशन मास्टर है, इसलिए इस बैरियर के अंदर जाना एक 7 स्टार 2 शान के लिए भी इम्पॉसिबल होगा। म्यूइंग स्माइल के साथ बोलती, हम वैसे क्या मैं सबसे छोटी हूँ। ये सुन के जियान के चेहरे पे ऑकवर्ड एक्सप्रेशन अपीयर होता है। वो खास की कुछ चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। उसकी हेजिटेशन को देख के म्यूइंग हम करती है। फिर दोनों चले जाते हैं स्पेस टाइम वर्म होल के अंदर। वेल जहाँ तक बात है शाओशेंग की, वो सब वही जियान से विदा ले चुके थे। उन्हें जाना होता है अपने कुछ साथियों के पास, और अब जियान बस म्यूइंग बचे होते हैं। अच्छी बात है कि इस बार दोनों को स्पेस टाइम वर्म होल में कोई खतरा नहीं मिला था। ये 10,000 फायर सेक बड़े आसानी से लौट आते हैं। ये सीन होता है मेन हॉल का। जैसे लोग जियान की भेज चलने वाले म्यूइंग को देखते हैं, हॉल में मौजूद लोगों की नजरों में चमक और कुछ नौजवानों की आंखों में ईर्ष्या दिखाई देती है, और किसी नजरों में गंदगी नहीं थी। एक एल्डर हंस के बोलता है, ही तो ये लॉर्ड जियान की वाइफ है। एक्चुअली में टियरलिंग माउंटेन जाने से पहले ही जियान ने हाई लेवल के लोगों को पहले ही म्यूइंग के बारे में बताया था, इसलिए सबके लिए उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। अपने ऊपर नजरों को इकट्ठा होती हुई महसूस करके म्यूइंग एकदम डिग्निफाइड वाइफ की तरह चुपचाप से जियान के बगल की सीट पे जाके बैठ जाती है। जियान स्माइल के साथ पूछते, सेक मास्टर को कैसी तैयारियां हैं। कोई हंस के बोलते, ही लॉर्ड जियान, हमारे 10,000 फायर सेक के डिसाइबल लौटने के लिए बेचैन है। अब तुम्हारे सेक के अंदर 5 स्टार 2 शांस भी 10 से ज्यादा है, 4 स्टार 2 शांस की तो कमी नहीं है। ये सब लॉर्ड आपकी वजह से हो पाया है। जियान कहता है, ठीक है चलो, वापस जाते समय कोई परेशानी खड़ी मत करना, सब कुछ सिंपल रखना। कोई कहते, लॉर्ड जियान आप चिंता मत करिए, अगर हमारे सेक्ट में कोई बदमाशी करता है तो सबसे पहले उसकी खाल मैं ही खींचूंगा। जियान गहरी सांस भर के बोलते, बस आधा घंटा, हम स्पिरिचुअल एकेडमी के स्पेस टाइम वर्म होल को यूज करके ज्वालिंग कॉन्टिनेंट वापस लौटेंगे। उसके एक्सप्रेशन को देख के म्यूइंग पूछती है, क्या हुआ। जियान उसका हाथ पकड़ के बढ़ने लगा था स्पिरिचुअल एकेडमी की तरफ। वो बताता है, कुछ नहीं, चलो कुछ लोगों से मिलते हैं। सीन चेंज होता है, हम स्पिरिचुअल एकेडमी की शानदार सी बिल्डिंग को देखते हैं, जहाँ स्पिरिचुअल एकेडमी के हेड के साथ साथ एक और फीमेल फिगर खड़ी होती है। ये और कोई नहीं बल्कि दुकीफे थी। लिंग युआनजी पूछते हैं, क्वीन आप इतनी परेशान क्यों। सेकेंड डोमेन वॉर के बाद दुकीफे ने सारे रूल्स को हटा के नए नियम अपने हिसाब से बनाए होते हैं, जो पहले से कई गुना बेहतर थे। दुकीफे हल्की आवाज में कहती है, पता था वो आएगा। लिंग युआनजी कहते हैं, लेकिन उसकी वाइफ और बच्चे भी हैं। चीफे को परवाह नहीं थी, वो कहती, आई डोंट केयर। कुछ समय के बाद जियान यहाँ अपीयर होता है। वो हाथ कब करके बोलता है, डीन और लॉर्ड डोमेन मास्टर, हमारे जाने का समय हो गया। दुकीफे के चेहरे पे हल्की सी स्माइल होती है, जिसमें बहुत सारे इमोशन छिपे हुए थे। वो म्यूइंग की तरफ देख के बोलती है, तुम्हारी वाइफ वो सच में खूबसूरत है। कहने को तो जियान के पास भी बहुत होता है, लेकिन वो अंत में जाके बस साय करता है। वो बोलते हैं, हम हमेशा दोस्त रहेंगे, मैं हमारी पास्ट मेमोरीज को कभी नहीं भूलूंगा, जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं जियान हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँगा। अपने होठों को हल्का सा बाइट करके दुकीफे मुस्कुराती है। एक क्रैकल के साउंड के साथ पीछे का स्पेस डिस्टॉर्ट होता है और वो यहाँ से गायब हो गई थी। जियान भी म्यूइंग के हाथ को थाम के बोलता है, चलो हम भी चलते हैं। वो अपने मिरर्ड फायर सैक के साथ स्पेस टाइम वर्म होल की तरफ बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है, ये था एक खाली हॉल। जब म्यूइंग का फिगर अपीयर हुआ था, उसके दोनों हाथ क्लेंच और आंखें लाल होती हैं। वो हाँ करके बोलती है, मैंने सोचा था कि हमारी आखिरी मुलाकात होगी, सारे इमोशन सारे डिजायर्स को मैं खत्म कर दूंगी, बट ये इतना मुश्किल क्यों है। या चाहे कुछ भी हो, ड्रैगन क्लैन, सोल ईटर या डीमन रियल्म, इनमें से भी सोल रियल्म तुम्हारा सबसे बड़ा साथी रहेगा। मैं बस चाहती हूँ कि हम दोनों इस जिंदगी में अच्छे
से रहे। डुकी वे फाइनली एक्सेप्ट कर लेती है कि उसके और जियान के बीच का रिश्ता गहरी दोस्ती मिल चुका है और उसे यहीं तक सीमित रहना चाहिए। फाइनली टाइम आ चुका था वो मोल के ऊपर फोकस करने का। सबसे पहले सुनाई देती 10,000 लोगों की आवाजें। ये सीन काफी ग्रैंड होता है। कई सब स्पेसशिप साथ में ट्रेवल कर रहे थे। इन सब की आंखें फायरी हॉट होती है, जो क्लियरली बता रहा होता है कि ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में इनके अपीयर होती कैसा तहलका मचेगा। खासकर गोस्ट वर्ल्ड को छोड़ने के बाद इन्हें अपना एक प्रॉपर डोमेन चाहिए था जहाँ पे अच्छे से पनप सके। अभी जियान और म्यूइंग के फिगर्स 10,000 फायरसेक के सबसे हाईएस्ट लेवल के स्पेसशिप के ऊपर होते हैं। अपने चारों तरफ फैले उस एंडलेस वॉइड को देखते हुए जियान बोलता है, अच्छी बात है कि डीन लिंग युआनजी ने हमें अपने स्पेस टाइप वर्महोल का इस्तेमाल करने का मौका दिया, वरना वैसे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट में लौटने में बहुत ज्यादा समय लग जाता, क्योंकि जियान की बॉडी से होली हार्ट बाहर जा चुका था। इसलिए फिर से 5 स्टार दोशान के मिड स्टेज पे वापस लौट आया था। आखिरकार गोस्ट वर्ल्ड में आने से पहले जियान की जो स्ट्रेंथ राइज हुई होती है उसमें म्यूइंग के सैक्रिफाइस का पूरा योगदान था। खैर अभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वो इथेरियलाइज फ्लेम को म्यूइंग के साथ शेयर कर रहा होता है, इसलिए उसके पास होती है फायर आर्टियन, गोस्ट फेस, सोल फ्लेम, इथेरियलाइज फ्लेम और इमोर्टल फ्लेम विच इज अनडेड फायर। जहाँ तक बात रही ऐसी हार्ट ब्रोकन फ्लेम की, वो पूरी तरीके से म्यूइंग के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी, क्योंकि जियान ने उसे अपनी फ्लेम मंत्रा को भी दे दिया होता है, जैसे एक ही बार में उसकी स्ट्रेंथ एक 4 स्टार दोशन अर्ली स्टेज के बराबर पहुंच चुकी होती है। हमें सुनाई देती हुई के हंसने की आवाज जो बोलते हैं, लॉर्ड जियान ने सही कहा था, गोस्ट वर्ल्ड और दूधी कॉन्टिनेंट के बीच में बहुत बड़ा फासला है। अगर ये वर्म होल नहीं होता तो हमें और भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था। बगल में एल्डर होयन भी खड़े होते हैं जो बोलते हैं, हमने स्काउट्स आगे भेज दिए, कोई भी आने वाली खबर सबसे पहले हमें मिलेगी। जियान नॉड करके कहता है, ठीक है, आप सबने सच में काफी मेहनत की है, इस बार वापस लौट के आप सबको अच्छा आराम मिलेगा। खैर जब जियान और ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के बीच की दूरियां कम हो रही होती है, इस कॉन्टिनेंट के बिल्कुल किनारे पे कुछ बहुत अजीब हो रहा था। ये जगह जोंशन फोर्ट्रेस थी। बेसिकली फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला। इसकी दीवारें बहुत ही मजबूत होती हैं। यहाँ ज्वालिंग कॉन्टिनेंट और दूसरे कॉन्टिनेंट की सीमाएं मिलती थी और इसलिए यहाँ पे गार्डिंग करने वाले एक्सपर्ट सबसे पावरफुल होते हैं। बेसिकली इस फोर्ट्रेस का काम होता है किसी भी ऐसे व्यक्ति की तहकीकात करना जो सस्पिशियस एक्टिविटी दिखा रहा हो और ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के लिए खतरा बन सकता हो। ये जोंशन फोर्ट्रेस कई मील लंबा था। इसकी दीवारें एकदम सांप जैसी होती है और बीच में होता है काफी बड़ा शहर। लेकिन दीवारों पे हजारों सोल्जर्स खड़े दिखाई देते हैं। इनकी बॉडीज को ब्लैक ऑरेंज ढक रखा होता है। तभी कोई धीरे से बोलता है, लॉर्ड डीमन एम्प्रेस। जब हम जूम करते हमें दिखाई देती एक फिगर जिसने गहरे लाल कपड़े पहन रखे थे और चेहरे को ढक रखा होता है एक वेल से। ये थी वो डीमन एम्प्रेस जो कि जोंशन फोर्ट्रेस को घूरते हुए बोलती है, डीमन सप्रेशन प्रिजन में मैंने उस जियान को बहुत कम में आंका था। मैंने सोचा नहीं था कि उस जैसा नौजवान अपने पीछे इतनी सारी पावर्स को रखेगा। डीमन लाइट ने भी हमारी इविल से गद्दारी कर दी है और हमारे किंग उसे लगातार ढूंढ रहे हैं। वो जिंदा है या फिर नहीं किसी को नहीं पता। इसका सबऑर्डिनेट जिसका नाम था शैडो लीडर, वो स्माइल के साथ बोलता है, एम्प्रेस, बाकी ये कई किंग्स की तरफ से ऑर्डर आए हैं कि हमें उस जियान को सबक सिखाना ही होगा। की शुरुआत होगी ज्वालिंग कॉन्टिनेंट से। ये वो पहला बेस बनेगा जहाँ से हम इस दूधी कॉन्टिनेंट पे कब्जा करना शुरू कर देंगे। डीमन एम्प्रेस कहती, बर्निंग एसेंस विलन के हाई लेवल एल्डर्स और स्नेक ट्राइब की क्वीन, हमें इन दोनों को जिंदा पकड़ना होगा। लगता है इनसे उस जियान का गहरा रिश्ता है। अगर तुम सब समझ नहीं पा रहे हो कि कौन है, तो ये वही पॉइजन डीमन एम्प्रेस थी जो कि जैसे जियान के चंगुल से बच गई होती है। जैसे वो इशारा करती है, उसके पीछे खड़े शैडो फिगर सीधा उस फोर्ट्रेस के ऊपर हमला बोल देते हैं। वो शैडो लीडर बोलता है, 3rd टीम आगे बढ़ो, इस जगह को मिटा के रख दो। हमें सीन फोर्ट्रेस के अंदर का दिखाया जाता है जिसके सिटी लॉर्ड का नाम होता है वू टियान्यू। इसकी स्ट्रेंथ और दिमाग दोनों ही शानदार थे और इसे क्वीन मेड्यूसा ने भेजा था। तभी बैंक की आवाज के साथ दरवाजा खुलता है। एक गार्ड हाँफते हुए आता है। वो बोलता है, लॉर्ड मुसीबत है। वू टियान्यू पूछता है, क्या हुआ? वो गार्ड रिपोर्ट देता है कि अचानक से एक मिस्टीरियस ग्रुप ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। इनकी संख्या भली कुछ दर्जनों में हो लेकिन स्ट्रेंथ टेरिफाइंग है। हमारे 3 जनरल्स अपनी जान गंवा चुके हैं। वू टियान्यू जिसके हाथ में टी कप था, ये सुन के पफ की साउंड के साथ पाउडर में बदल जाता है। वो कहता है, क्या? मेरे वेपन को लाओ। अभी फोर्ट्रेस के ऊपर हवा में डीमन पॉइजन एम्प्रेस रोड कर रही होती है। वो नीचे देख के बोलती है, अच्छा खेला है, लेकिन क्योंकि तुम हमारे रास्ते में खड़े हो तो मिटना होगा। उसकी हथेली पे टेरिफाई एनर्जी बीम कंडेंस होने लगी थी। तभी फोर्ट्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा सा भाला अपीयर होता है जिसकी चमक बिल्कुल चांदी जैसी होती है। इसे देख के डीमन एम्प्रेस अपने हाथ को आगे बढ़ाती है, जिससे वो ग्रीन एनर्जी बीम जुश बैंक की साउंड के साथ सीधा उस स्पीयर से टकरा जाती है। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रिलीज होती है ऐसी रिपल्स जो फोर्ट्रेस के चारों तरफ के बैरियर में कई क्रैक्स बनाने लगती है। डीमन एम्प्रेस बिना पीछे मुड़े बोलती है, अब छोटे मोटे काम तुम लोग संभालो। इतना कह के अपनी सैकड़ों सबऑर्डिनेट्स के साथ सीधे ज्वालिंग कॉन्टिनेंट के अंदर चली गई थी। वो सिटी लॉर्ड वू टियान्यू चिल्ला के बोलता है, कहाँ भाग रही हो? वो कई थंडरबोल्ट्स को कंडेंस करके आगे भेजता है, लेकिन वो डीमन एम्प्रेस को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा पाते। वू टियान्यू
समझ गया था कि दोनों के बीच का स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा है। ऑर्डर्स को पास करता है कि हाईएस्ट वार्निंग को रिलीज करो। मोहम्मद तुम सीक्रेट पैसेज का इस्तेमाल करके ज्वालिंग माउंटेन्स में जाओ। इस खबर का क्वीन मेड्यूसा तक पहुंचना बहुत जरूरी है। ये सुनकर उसका सबऑर्डिनेट मोहम्मद थोड़ा हेजिटेट करता है। ये देखी वुटियानो धाड़ की बोलता है भागो यहाँ से, क्या अब तुम्हें मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं रह गया। ये कुछ पलों के बाद का सीन होता है। अभी फोर्ट्रेस के अंदर एकदम मातम का माहौल था। प्रेसिडेंट इवन एम्पायर्स की फोर्सेस इतनी पावरफुल थी कि फोर्ट्रेस के पास भली काफी संख्या में एक्सपर्ट्स मौजूद हो, लेकिन ये सूखे पत्तों की तरह खत्म होते जाते हैं। वहीं पे वो इविल रेस के एक्सपर्ट्स मौत का दूसरा रूप दिख रहे थे। अब जब वुटियानो चारों तरफ गिरते हुए साथियों को देखते हैं, उनकी आंखें श्रिंक होती हैं और आंखों में एक सोलम लाइट फ्लैश होती है। क्रैकल बैंक बज की साउंड सा स्पेस ट्रेम्बल होता है और वुटियानो की बॉडी फूलना शुरू हो गई थी। कुछ ही पलों में उनका शरीर कई 100 फीट का हो गया था। चारों तरफ बिजलियों की गड़गड़ाहट है और नजरें आसमान पे टिकी होती हैं। जब वो शैडो इविल फिगर्स ये देखते हैं, ये बोलते हैं तो एम्पर की बॉडी फॉर्म। तभी गूंजती हुई वुटियानो की धाड़ की आवाज जो कहती है, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ज्वालिंग स्पिरिट होती क्या है। विद माई सोल, विद माई ब्लड, एम्पर्स बॉडी बर्न। जब ये साउंड चारों तरफ गूंजा था, फोर्ट्रेस के लोगों की आंखें एकदम दर्द और गुस्से से भर जाती हैं। ये चिल्ला के बोलते हैं सिटी लॉर्ड, दो दी बॉडी वो पुराना बॉडी फॉर्म था जैसे अटैक और डिफेंस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन अब उसे कम ही लोग यूज किया करते थे। और जब कोई अपनी दूधी बॉडी को जलाता है तो वो कुछ समय के लिए खतरनाक लेवल की पावर को हासिल कर सकता है, लेकिन इसकी बड़ी कीमत भी होती है। जब वो शैडो लीडर सीन को देखता है, वो कहता है बहुत नेक दिल हो, लेकिन क्या मेरी 4 स्टार दुशान की ताकत के सामने तुम टिक पाओगे। एक ही फ्लैश में अपीयर होता है वुटियानो के सामने और उसका पावरफुल इविल ऑरा वुटियानो की बॉडी को अंदर से जकड़ना शुरू कर देता है। देखती देखती दूधी बॉडी की स्किन करोड़ हो रही थी। अगर चीजें ऐसे ही चलती रहती हैं तो कुछ इस समय में वुटियानो उस ब्लैक मिस्ट में बदल जाएंगे। हालांकि ये देख के वुटियानो का एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेशन से भर गए थे, लेकिन अब पीछे हटने का सवाल नहीं उठता था। गूंजते एक कचाक की आवाज, वुटियानो की दूधी बॉडी चकनाचूर हो जाती है। मुंह से पफ की साउंड के साथ खून बाहर आता है। वो शैडो लीडर वुटियानो को सीरियसली इंजर्ड करके सीधा सिटी लॉर्ड मेंशन के सामने अपेयर हुआ था। जहाँ उसकी नजर जाती है एक स्टैचू के ऊपर। वो भौं से कोड़ के बोलता है ये तो उसी की स्टैचू है, चाहो इसे डिस्ट्रॉय कर दो। लेकिन जब घायल वुटियानो में देखते हैं, वो चीख के बोलते हैं नहीं, हम तुम्हें लॉर्ड जियान की स्टैचू को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। ज्वालिंग रॉयल फैमिली के फिनिश होने के बाद पूरा ज्वालिंग कॉन्टिनेंट क्वीन मेड्यूसा के राज में आ चुका था। उसके अंदर चाहे इंसान हो या फिर स्नेक पीपल, ये सुकून से रहने लगे थे। वहीं पे जो खुलासा होता है कि जियान एक्चुअली में क्वीन मेड्यूसा का हस्बैंड है, तो जियान की इमेज आसमान छू लेती है। फिर वुटियानो की आवाज को सुन के वो इविल लीडर बोलता है ओवर कॉन्फिडेंट। जैसे उसका हाथ घूमता है, उसकी तरफ बढ़ने वाले बहुत सारे ह्यूमन वॉरियर्स ग्रग ग्रग की आवाज के साथ दूर उड़े चले जाते हैं। उस शैडो लीडर का हाथ बढ़ता है स्टैचू की तरफ। ये देख के सबकी आंखें ब्लड शॉट हो गई थी, लेकिन तभी कंफ्यूज भी हो जाते हैं। वो पाते हैं कि शैडो लीडर अचानक से थम गया है। जब सबका ध्यान जाता है उसके हाथ के ऊपर, वो पाते हैं कि वर्ल्ड में से बाहर आने वाला एक और हाथ उस हाथ को दबोच चुका होता है। फिर फाइनली वर्ल्ड से एक यंग मैन बाहर आया था। शुरुआत में तो लोग कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति उस स्टैचू और इस फिगर के बीच में सिमिलरिटीज को देखता है, वो कहते हैं ये तो लॉर्ड जियान जैसे लग रहा है। इन शब्दों ने चारों तरफ सनसनी फैला दी थी। सबके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। वहीं पे जियान जो कि अपने एक हाथ को पीछे करके और दूसरे हाथ में शैडो लीडर के हाथ को पकड़ के हवा में स्माइल के साथ फ्लोट कर रहा होता है। वो कहता है स्टैचू तो तुम लोगों ने अच्छी बनाई है, मुझे पसंद आई है। जहाँ पे स्माइल सारे ज्वालिंग फोर्ट्रेस के लोगों के चेहरों पे वो रिलीफ से भरे एक्सप्रेशन को लेके आती है। इविल रेस के लोगों के हाव कुछ अलग थे। खैर वो एग्जैक्टली कैसा फील कर रहे हैं हम उसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज तुम्हारे भाई को भीगने की वजह से हो चुका है जुकाम, लेकिन तभी इस एपिसोड को जैसे से खींच दिया है। आपको ये कैसा लगा डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट एपिसोड में जन इस मामले को तो फिनिश करेगा ही, साथ में हम जानेंगे कि ज्वालिंग कंटेंट की स्थिति क्या है। फिर हम सीधा एक इंटेंस बैटल की ओर फोकस करेंगे जहाँ पे जन भी हीरो की तरह एंट्री मारेगा। अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जैसे रिलीज होती है वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है उसके लिए चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। सारे लेवल्स को देखने के लिए टैप करो ज्वाइन बटन को जो कि चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। Until then, take care.